पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डीएनए व्हाट इज डीएनए या न्यूक्लिक एसिड क्या है और डीएनए का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के विषय में जानते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा, फिर भी मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को आपको जानना है। तो वहाँ आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में भी आपको डीएनए का स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, इसलिए मुझे यह बताना पड़ रहा है। क्या बताना पड़ रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स है यह निम्नलिखित 3 कंपाउंड के मिलने से बना है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है यह कितने, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें, इनमें जो आप देख रहे हैं ये फिगर है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया गया है, यह इनमें 3 केमिकल कंपाउंड है। पहला कंपाउंड जो है शुगर है, आप यहाँ देख रहे हैं शुगर है। दूसरा हम आपको बात करें तो फॉस्फेट है, और तीसरा बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजिनस बेस है, ये नाइट्रोजिनस बेस है, और ये फॉस्फेट है, और ये शुगर है। तो आप क्या देख रहे हैं, इन तीनों के मिलने से यह डीएनए का निर्माण हुआ है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इन तीनों के मिलने से हुआ है। जहाँ की शुगर की अगर बात कर लें तो शुगर जो है पेंटोज शुगर है। आप इसके पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5 इस तरह से बना हुआ है। तो ये पेंटोज शुगर है, और अगर इसमें देखें तो पेंटोज शुगर में कितने कार्बन वाले, तो 5 कार्बन वाले शुगर होते हैं, इसलिए इसे पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। और ये डीएनए है, इसलिए इसमें वैसे शुगर तो 2 तरह के होते हैं, एक तो राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है, आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझाने की व्यू से मैं आपको यहाँ इसको ले आया हूँ। और इसमें चूंकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ाना है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी, इसलिए मैंने इसको आपको समझा रहा हूँ। दूसरी बात अगर हम कहें तो यहाँ जो फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट जो है इसमें रहता फॉस्फोरिक एसिड पाया। फॉस्फेट मतलब यहाँ फॉस्फोरिक एसिड से है, और यही एसिड के कारण डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए में जो एसिडिक नेचर होता है, डीएनए का जो न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा ना कि वह न्यूक्लिक एसिड है या वह एसिडिक नेचर का होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें फॉस्फेट पाया जाता है, यानी फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगर हम आपको ये कहें कि इसके बीच में नाइट्रोजिनस बेस होता है, ये नाइट्रोजिनस बेस के रूप में आप देख रहे हैं डीएनए में। आपको अगर पूछा जाए किस प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, तो डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। ये 4 होते हैं। लेकिन आरएनए में आपको हम बता दें, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में ये जो थाइमिन आपको दिखाई दे रहा है, थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। तो आपको डीएनए और नाइट्रोजनस बेस को लेकर अगर आपको डीएनए और आरएनए में अंतर की बात अगर कोई कहे तो आप कहेंगे कि डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल सॉरी यूरेसिल नहीं, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। एडेनिन, थाइमिन देख रहे हैं, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ये 4 डीएनए में होते हैं। जबकि थाइमिन में, आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल, थाइमिन नहीं होता उसमें, इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो आपको पूछा जाए कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है, आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इतना रखिए, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल कहाँ होता है, आरएनए में होता है। तो यह नाइट्रोजनस बेस है, और इस नाइट्रोजनस बेस के विषय में आपने इस स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट है, इनके विषय में आपने ऑलरेडी जान चुका, आप ऑलरेडी जानते हैं कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से आप डीएनए के स्ट्रक्चर के रूप में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, या इस तरह से फिगर बनाया जाता है, आप देख रहे हैं। और यह फिगर को हम आपको बता दें, यह जो एसिडिक नेचर का ये डीएनए होता है, फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड के शुगर के स्थान पर फॉस्फोरिक ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। फॉस्फेट जो है, यह जो आप फॉस्फेट देख रहे हैं, यह जो फॉस्फेट है यह किस बॉन्ड से, न्यूक्लियोसाइड के शुगर के साथ, ये न्यूक्लियोसाइड का शुगर है,
इसके साथ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के द्वारा यह जुड़ा रहता है। कौन सा बॉन्ड के द्वारा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। जबकि यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग चल रहे थे डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के पास। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, इनके विषय में हम लोग जानते हैं। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात अगर हम कर लें तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यह जो है आपको इनको दूसरे नाम से भी डबल डुप्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, और इनको डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, और डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को ही डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहा जाता है। विल्किंस तथा फ्रैंकलिज्म, ये विल्किंस हैं और फ्रैंकलिज्म 1900 क्या कहते हैं के खोज के बाद, विल्किंस तथा फ्रैंकलिज्म के खोज के बाद वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया। तो डबल हेलिकल मॉडल जो यह आया है, यह किसके द्वारा दिया गया है? तो डबल हेलिकल मॉडल विल्किंस और फ्रैंकलिज्म के खोज के बाद, इन्होंने खोजा, उनके बाद वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया। ठीक है, और यह मॉडल जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री में न्यू मिलेनियम का शुभारंभ किया। अब आपको बता दें, यह मॉडल जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। पूछा जाएगा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है आप किसने दिया, तो आप बताएंगे वाटसन एंड क्रिक 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल दिया। यह मॉडल जो है जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री में न्यू मिलेनियम का शुभारंभ किया। यह न्यू मिलेनियम का मतलब है नए युग का शुभारंभ किया। जैसे ही हमें जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री के विषय में पता चला, इस मॉडल के जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री के विषय में पता चला, इनसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे वर्क हमें आसान हुआ आगे चल करके। अब हम देखेंगे कि डीएनए से जैसे फिंगरप्रिंटिंग आदि, जब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हो रहा होता है, या बहुत सारे ऐसे प्रयोग जो हम लोग कर रहे हैं डीएनए को लेकर के, इन ये वाटसन एंड क्रिक का जो यह मॉडल आया 1953 में, इन मॉडल के बाद सारे जो वर्क है डीएनए को लेकर के संभव हो पाया। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि यह मॉडल जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री में न्यू मिलेनियम, नए युग का शुभारंभ किया। तो डीएनए के प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। डीएनए का जो बता दें, डीएनए का जो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है? और दोनों चेन एक कॉमन एक्सिस पर हेलिकली क्वाइल्ड रहता है। ठीक है, तो डीएनए के प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में, डीएनए का जितना भी मॉलिक्यूल्स है, डीएनए का जो भी मॉलिक्यूल्स है, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। मैं आपको इनका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन और इनमें जो चेन, इन दोनों चेन का एक जो कॉमन एक्सिस पर हेलिकली सर्पिल, कॉमन एक्सिस यानी दोनों का जो कॉमन एक्सिस है वहां सर्पिल यानी सर्पिलाकार क्वाइल्ड रहता है, और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये बात मैं अभी आपको समझा रहा हूं। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स, डीएनए का जितना भी मॉलिक्यूल्स है, डीएनए के जितने भी मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रत्येक मॉलिक्यूल्स, डीएनए का जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सारे मॉलिक्यूल्स में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। दोनों चेन कॉमन एक्सिस पर हेलिकली यानी सर्पिलाकार क्वाइल्ड रहता है, और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो और ये इसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 3.4 एंगस्ट्रॉम की बीच की दूरी होती है। इस प्रकार इस फिगर के जरिए आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि यह जो फिगर दिया गया है, मैंने जो आपको बताया कि यह जो डीएनए का प्रत्येक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का
चेन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। यहाँ देखिए ये भी एक चेन है और यह भी एक चेन है। तो कितने चेन है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 चेन होते हैं, जो कि आपको इस सामने में दिखाई दे रहा है। और मैंने ये भी बताया कि दोनों चेन जो होता है कॉमन एक्सिस, ये देखिए दोनों एक्सिस है, यहाँ भी एक्सिस है एक, और यहाँ भी एक एक्सिस आप देख रहे हैं, नीचे में भी ये भी देखिए एक्सिस है, तो यहाँ भी एक एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस नीचे में देखिए, ऊपर और नीचे आप दोनों जगह देख रहे हैं कि ये दोनों एक्सिस क्या होता है, कॉमन एक्सिस पर हेलिकली यानी सर्पिलाकार क्वाइल्ड रहता है, या सर्पिलाकार देख रहे क्वाइल्ड है ना। उनके बाद इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप यह भी देख रहे हैं कि इनका डायरेक्शन एक तो इस साइड से है, दूसरा इस साइड से, एक हेड और टेल को शो कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज भी इनका डायरेक्शन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। इस तरह से देख रहे हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और समझ में आया कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब हम आपको बता दें, यहाँ जो आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3 से 4 एंगस्ट्रॉन के बीच, ठीक है। तो मैं बता दी, ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं और ये जो न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच 3 से 4 एंगस्ट्रॉन, कितने एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है? 3 से 4 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। डीएनए मॉलिक्यूल्स की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉन होता है। यहाँ देखिए डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो चौड़ाई है कितने एंगस्ट्रॉन का होता है? 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। यहाँ देखिए 20 एंगस्ट्रॉन इनकी चौड़ाई है। यहाँ से लेकर के, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर ले तो यहाँ कितने एंगस्ट्रॉन है? 20 एंगस्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी चौड़ाई की अगर बात कर ले, जो इनमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो चौड़ाई है 20 एंगस्ट्रॉन होता है। इसमें एक मेजर तथा एक माइनर ग्रूव होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक माइनर ग्रूव मतलब होता है गड्ढा, ये माइनर मेजर ग्रूव है, ठीक है। यहाँ जो गड्ढा है तो मेजर ग्रूव इसको कहते हैं। जबकि माइनर ग्रूव की अगर बात कर लें तो ये एक माइनर ग्रूव है और ये माइनर ग्रूव होता है। तो इसमें क्या होता है, एक मेजर तथा माइनर ग्रूव होता है, ठीक है। इसमें ए की संख्या हमेशा टी के बराबर और सी की संख्या जी के बराबर होता है। आपने देखा था, यह जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड जो देख रहे हैं जिनके बीच में 3 से 4 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो हो, यह न्यूक्लियोटाइड के रूप में बीच में जो आप देख रहे हैं ये डीएनए का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देख रहे हैं जो आपने डीएनए स्ट्रक्चर को पीछे में पढ़ा था, तो ये एडेनिन, ये बीच में जो सजा रहता है या जो बीच का पार्ट है, इसका इस पार्ट में फॉस्फेट, शुगर, एडेनिन, थाइमिन, शुगर, फिर ये फॉस्फेट से इस तरह से कनेक्टेड रहता है। इस तरह से इस बीच का स्ट्रक्चर यही होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो ए की संख्या हमेशा टी के बराबर, इसमें जो ए जितने भी रहते हैं, ए का मतलब यहाँ एडेनिन से है और टी का मतलब थाइमिन से है। तो ए जितना होगा उतना ही टी होगा, जबकि सी की संख्या जी के बराबर होगा, और सी मतलब साइटोसिन और जी मतलब ग्वानिन, यानी इनमें ए की संख्या टी के बराबर होता है और सी की संख्या जी के बराबर होता है। डीएनए केवल एक स्टैंडर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है। डीएनए क्या होता है? एक स्टैंडर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यही डीएनए है। डीएनए का यह स्ट्रक्चर क्या होता है, किसका कैरियर होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है। और यह इसे नॉन सेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन सेंस या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख लीजिए, सारी बात जितने मैंने बताया सारा यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो आप देख रहे हैं कि चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और 20 चौड़ाई एंगस्ट्रॉन आपको मैंने बताया कि 20 एंगस्ट्रॉन जो इनकी चौड़ाई है, या जो यहाँ से 20 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है 20 एंगस्ट्रॉन है। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसमें एक मेजर तथा माइनर ग्रुप होता है। जो मेजर और माइनर ग्रुप को मैंने आपको दिखाया, यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है, यहाँ से माइनर ग्रुप है। और जबकि मेजर ग्रुप की अगर बात कर ले तो यहाँ तक आप देख जो रहे हैं ये आपको मेजर ग्रुप के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप समझ में आ गया होगा। ग्रुप का मतलब यहाँ गड्ढा से है,
तो एक बड़ा गड्ढा होता है, एक छोटा सा गड्ढा होता है। तो दोनों चीज आपने यहाँ से देखा। और दूसरी बात यहाँ लिखा था मैंने कि ए की संख्या टी के बराबर होता है, जबकि सी की संख्या जी के बराबर होता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ए की संख्या जी के बराबर तथा सी की संख्या टी के बराबर होगा, ये कोई आवश्यक नहीं, लेकिन इसमें होता है, मान के चलते हैं ऐसा, लेकिन जरूरत भी नहीं है कि ऐसा होगा। तो डीएनए का केवल एक स्टैंडर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है, इसे नॉन सेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार है, इसे किसने दिया था, और इस प्रकार से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के विषय में अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर डीएनए के फंक्शन की अगर बात कर लें तो इसे सेंट्रल डोग्मा ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ द सेल। डीएनए की अगर बात कर लें तो इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यह बायोसिंथेसिस में की रोल अदा करता है। जब बायोसिंथेसिस होने लगता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, और यह प्रोटीन तथा आरएनए के निर्माण में मुख्य रोल अदा करता है। आरएनए तथा प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है? मुख्य रोल अदा करता है, आरएनए के निर्माण में भी और प्रोटीन के निर्माण में भी। यह सभी लाइफ एक्टिविटी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेता है। सभी लाइफ एक्टिविटी में, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, इन सभी लाइफ एक्टिविटी में या डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली भाग लेता है। यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। इसलिए मैंने लिखा या लाइफ बराबर क्या होता है? डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन हो बराबर लाइफ लिखा, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से या दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मुझे विश्वास है कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, हेलिकल मॉडल दिया, इनके विषय में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होगा। अगर फिर भी किसी तरह का समझने में डीएनए के स्ट्रक्चर को लेकर के, डीएनए के डबल स्ट्रक्चर को लेकर के भी प्रॉब्लम होता है तो आप पहले मुझे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मैं आपसे तो कुछ अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इस फैमिली में और सारे लोग संख्या बढ़ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.